तो आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इनके जो अल्प विकसित देश हैं, विकसित नहीं हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। विकसित और अल्प विकसित के अंदर जो डिवीज़न है वर्ल्ड का, उसमें ये है जो हाईली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहाँ पूंजीवाद है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। पूंजीवाद का मतलब जहाँ उत्पादन के साधन निजी हाथों में हैं, जहाँ सरकार उत्पादन के कार्यों में बहुत कम हस्तक्षेप करती है, तो ऐसे जो देश हैं उनको हम पूंजीवादी, वहाँ वस्तुओं की जो मांग यानी कि प्राइस है, वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइस है, वो सभी निजी व्यक्तियों के हाथ में है। और जो हम जैसे देश हैं इनको हम एफ्रो एशियन कंट्रीज भी कहते हैं, जो जिनका इतिहास ये रहा है कि वो किसी न किसी समय गुलाम थे। किसके? कॉलोनी थे। कॉलोनी का मतलब जिस देश के ऊपर किसी अन्य देश ने कब्जा कर लिया हो, उसको हम कॉलोनी कहते हैं। जैसे इंडिया और मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज हैं साउथ एशिया के, भारत है और भारत के नेबरिंग कंट्रीज जितने भी हैं, पाकिस्तान तो हम भारत का ही पार्ट रहा, भाई श्रीलंका है, जावा सुमात्रा से, ये सभी देश, या फिर अफ्रीका के कंट्रीज। अफ्रीका में तो सभी कंट्रीज जो हैं दे वर कॉलोनी ऑफ डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, लाइक जर्मनी की थी, कोई ब्रिटेन की थी, कोई फ्रांस की कॉलोनी थी, तो कोई इटली की कॉलोनी थी। तो इन सभी देशों का जो इतिहास, जो आर्थिक व्यवस्था है वो डिपेंडेंट रही है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। एक खास बात ये है कि इनके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये ट्रॉपिकल रीजन में है, गर्म इलाके हैं, ट्रॉपिकल रीजन। तो ये जो देश हैं इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है, प्रति व्यक्ति आय कम, संसाधन कम है, इनकी तकनीक है उत्पादन की वो पिछड़ी हुई है। देखो ना, यूरोप के अंदर तो कारें चल रही थी और यहाँ बगैर मतलब लोह की जोड़ी के पहिए की बुल कार्ट चलते थे। लोहे के पहियों का बुल कार्ट चलता था, वहाँ टायर का आविष्कार हो चुका था, कार आ गई थी। आज भी हम देखते हैं कि हमारे जो काम करने के तौर तरीके हैं या किसी भी क्षेत्र के अंदर इतना ऑटोमेशन नहीं है। ऑटोमेशन का मतलब मशीनें वस्तुओं का उत्पादन कर रही हों और मशीनों को का संचालन है, उनको ऑपरेट करना है, वो व्यक्ति कर रहे हों, बहुत ही कम है। यानी कि यहाँ है भी तो किसी एक क्षेत्र में है, जैसे जो निर्माण क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग का, ऑटो वगैरह, उसके अंदर ऑटोमेशन है, लेकिन जो दूसरा क्षेत्र है कंस्ट्रक्शन वगैरह का, उसके अंदर इतना ऑटोमेशन नहीं आया। या एग्रीकल्चर के अंदर इतना ऑटोमेशन नहीं है, उसके अंदर अब भी मतलब जो बायोलॉजिकल सोर्स है ऑफ एनर्जी उसका अधिक प्रयोग होता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहाँ एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम है। इनकी जो UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हर साल विकास के आंकड़े जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है UNDP, वो हर वर्ष एक डॉलर टर्म्स में, यानी कि कितने डॉलर की जो आमदनी है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ जो सामान्य जो मजदूरी दर है उसको हम अगर डॉलर में बदल लें तो वो डॉलर टर्म्स में हो गई। भाई मान लीजिए हमारे यहाँ 100 रुपये मिलते हैं और $1 की कीमत 100 रुपया है, भारतीय रुपये के रूप में डॉलर 100 रुपये का है मान लीजिए, तो हम यूँ कहेंगे कि भाई $1 इज इक्वल टू 100 रुपी, तो $1 मजदूरी है भारत की। तो वो कहता है कि सालाना आय जो है, मंथली एनुअल इनकम किसी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम से नीचे है
तो उसको हम अंडर डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। जैसे अब जो लेटेस्ट जो आंकड़े हैं, वो लेटेस्ट तो नहीं है, 2 साल पुराने आंकड़े भाई, $1006 से कम जिनकी आमदनी है, जिन देशों की वार्षिक आमदनी 1006 का मतलब, जैसे भी आज के दिन 74 के आसपास $1 की कीमत है, तो 7,000 8,000 जो इनकम है पर मंथ, मतलब 70,000 रुपये, 70 से 80,000 रुपये पर मंथ जो कमाता है वो गरीब है, वो उस देश की प्रति व्यक्ति आय है, वो कंट्री है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अगर उसके अंदर भी देखें, और कुछ मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जिससे इससे ज़्यादा है। मतलब मिडिल इनकम कंट्रीज कौन से होते हैं? जो ना तो इतने गरीब हैं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन देशों की अपेक्षा ज़्यादा है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे कम है। जैसे मैं कुछ देशों के नाम लेता हूँ, उन देशों को हम मध्यम विकसित देश कहेंगे। जैसे ब्राज़ील है, चाइना है। चाइना की भी प्रति व्यक्ति आय इनकम है, वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो हाई इनकम ग्रुप में चले जाए हैं। ये लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ अफ्रीका, और लैटिन अमेरिका का मतलब है जो अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा है। अमेरिका का 2 है। अमेरिका का मतलब, मैं अमेरिका जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएसए, मैं उस भूभाग का जिक्र कर रहा हूँ जो 2 टुकड़ों में है। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और साउथ अमेरिका महाद्वीप। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, उसके अंदर कई कंट्रीज हैं जो सभी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनको हम, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए का मतलब वो कंट्री जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, अमेरिका बोल के, वो उसको हम यूएसए का मतलब वो कई स्टेट्स ने मिलकर एक कंट्री बनाया। 50 स्टेट बताते हैं उसके अंदर, तो उनको इसलिए उसको यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कनाडा है, उसके अंदर मैक्सिको है, और जो दाएं बाएं के छोटे मोटे जो आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे उसके आसपास में क्यूबा है, और कैरिबियन कंट्रीज हैं। फिर नीचे जो कंट्री हैं, नीचे फिर मेन भूभाग जो है साउथ अमेरिका, उसके अंदर अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, यूरुग्वे, चिली वगैरह, ये जो कंट्रीज हैं, इनकी हालत अफ्रीका और एशिया के जो गरीब मुल्क हैं उनसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो मध्य इनकम वाले कंट्रीज हैं, उनकी इनकम है जो वो $12,000 के आसपास जो उनकी इनकम है, $12,000 तक की, 12,000, और उससे ज़्यादा इनकम किसी भी कंट्री की है तो वो हाईली डेवलप्ड कंट्री है, ऊंचा। जैसे जापान है, इंग्लैंड है, वो जर्मनी है, फ्रांस है, यूएसए है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी मतलब विकसित देश हैं। इनको विभिन्न नामों से भी कह सकते हैं। विकसित देश वो देश, जैसे कई अर्थशास्त्रियों ने तो कई सारी बातों को हटा के सिर्फ दिशाओं के ऊपर ही रख दिया। जैसे नॉर्थ में जो देश हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ के कंट्री हैं वो विकसित हैं, और साउथ के कंट्री हैं वो अविकसित हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक एक्सेप्शन है। यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर के जो देश हैं वो विकसित हैं, और भूमध्य रेखा से नीचे के जो देश हैं, वैसे भूमध्य रेखा से नीचे बहुत कम देश ही आते हैं। या मैं ये कहूँ जो यूरोप के नीचे अफ्रीका और एशिया, यानी कि जिनको हम साउथ हिस्सा ही कहेंगे मेनलैंड का, तो ये जो कंट्रीज हैं ये अल्प विकसित हैं, और जो विकसित देश हैं वो नॉर्थ के हैं,
समझे। और तो अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो इन गरीब देशों का अध्ययन करना है। क्यों? क्योंकि 1950 के बाद जो एक विचारधारा में परिवर्तन आया, आप लोगों ने ये देखा होगा कि 1950 तक 2 विश्व युद्ध हुए थे। एक तो 1914 से 18 तक चला था, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी, हैं, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, हैं। और उसके बाद उसी के सिलसिले में, यानी कि सेकंड जो वर्ल्ड वार था उसका कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार ही था। यानी कि दूसरा वर्ल्ड वार हुआ, उसके पीछे कारण जो था वो प्रथम यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट ही था। क्यों? क्योंकि जर्मनी के अंदर जो हिटलर था उसके दिमाग में ये था कि भी पहले विश्व युद्ध के अंदर जो जर्मनी की जो हार हुई उसके पीछे जो अपमान सहन करना पड़ा वर्साई की संधि में, हम उसका बदला लेना चाहते हैं। किससे? इंग्लैंड से। जो तो इसलिए और तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये देखा गया कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, लड़ाई करोगे तो उसके अंदर कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। कोएग्जिस्टेंस जो है, कोएग्जिस्टेंस का मतलब आप भी बसें हम भी बसें और समृद्धि से बसें, तो एक कोएग्जिस्टेंस था, उसके ऊपर जोर आया। और ये देखा कि दुनिया के अंदर गरीबी, बीमारी, ये 2 चीज़ें हैं, ये बहुत खतरनाक हैं। क्योंकि 1950 तक जो दुनिया के अंदर जो मूवमेंट होने लगी थी, लोग इधर से उधर आने जाने लगे थे। इनके कुछ लोग गरीब देशों इलाकों से भी अमीर इलाकों में जाने लगे थे, और कुछ अमीर जो थे वो वहाँ बसने लगे थे। और ये भी देखा गया कि जहाँ गरीबी है वहाँ असंतोष है, और असंतोष क्रांति का कारण बन जाता है, और गरीबी है वो अमीरी के लिए खतरा बन जाती है। गरीबी है वो अमीरी के लिए खतरा बन जाती है। 1950 में एम.पी. टोडारो ने ये कहा, एक जगह है, एम.पी. टोडारो इस अर्थशास्त्री थे, और 1950 के आसपास वो उन्होंने इस फील्ड पे, इनके डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के फील्ड के ऊपर बहुत काम किया है। एम.पी. टोडारो की आप किताबें भी पढ़ेंगे। तो एम.पी. टोडारो ने कहा कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड पॉवर्टी इज ए डेंजर फॉर प्रॉस्पेरिटी। यानी कि गरीबी जहाँ कहीं भी दुनिया के अंदर है, वो अमीरी दुनिया के अंदर जहाँ भी है उसके लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि गरीब जब देखो, गरीब जो आदमी है, भूखमरी है, वो 2 रास्ते अपनाते, या तो वो मरे धीरे धीरे, या फिर वो मन में ये सोच ले भी मुझे मरना तो है ही, मैं इन अमीरों से लूट के खा के मरूंगा। तो इसलिए ये कहा गया कि भाई गरीब जो मुल्क हैं उनके लिए भी काम किया जाए, ये नैतिक जिम्मेवारी है जो विकसित देश हैं उनकी। तो आपको मैं बताऊं, इन गरीब देशों के अंदर बीमारियों का भी इलाज किया गया, और इन गरीब देशों के अंदर जो बेसिक सुविधाएं हैं उनके लिए भी विकसित देशों ने सहायता की। जैसे आपको मैं बताऊं, बीमारियों की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO का आजकल तो बहुत ज़्यादा आप नाम सुन रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 जो ये वायरस है इसकी वजह से। लेकिन WHO सिर्फ कोविड-19 की वजह से ही नहीं, जब से UNO की स्थापना हुई है और UNO का पार्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो विकसित कंट्रीज हैं, देश हैं, वो उसके अंदर अपना सहयोग देते हैं, और उन सहयोग से हमारे जैसे जो गरीब मुल्क हैं, भारत है, बांग्लादेश है, साउथ एशिया, अफ्रीका के अंदर जो बीमारियां फैलती हैं, जैसे आपने देखा होगा इबोला वायरस है एक, वहाँ नामीबिया वगैरह के अंदर, भारत के अंदर मलेरिया है, भारत के अंदर चेचक का इलाज था, भारत के अंदर पोलियो था, भारत ही नहीं बल्कि जितने भी साउथ अफ्रीका एशिया के जो कंट्रीज हैं इन सब के अंदर ये बीमारियां थी।
कुछ बीमारियां जो हैं वो लोकल नेचर की हैं, जो वहाँ उस इलाके में हैं। तो लेकिन माइग्रेशन होगा लोगों का, तो पीपल विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो बीमारियों को कैरी करके ले जाएंगे। जैसे अगर आपका छोटा बच्चा दूसरे यूरोप के कंट्रीज में जाता है तो उसको पोलियो का वैक्सीनेशन वो फिर से देते हैं कि कहीं ये उधर से कोई वायरस वहाँ तो नहीं ले जाएगा, हैं। अब हमको जैसे इसमें आपने चेचक की बीमारी थी, इन गरीब मुल्कों के अंदर बहुत लार्ज स्केल पर फैलती थी, चेचक था, प्लेग था, तो इन सब का इलाज किया गया। चेचक आज नहीं होती, क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुका है, हम वैक्सीनेटेड हैं, हमारे को चेचक नहीं हो सकती। स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी उसमें बहुत सारी जानें चली जाती थी, बहुत सारे लोग मर जाया करते थे चेचक की वजह से एशिया अफ्रीका में, और दूसरे मुल्कों में भी, लेकिन उसका भी वैक्सीन आया और गरीब मुल्कों के अंदर दिया गया। ये चेचक है, हैजा है, टीबी है, ये सभी बीमारियां, टीबी भी एक दूसरे से लग जाती है, तो टीबी का वायरस है उसको भी दूर किया गया। तो ये इन गरीब देशों में। फिर दूसरी बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे आपको बता दूं मैं, वर्ल्ड बैंक है, वो बहुत सारे वर्ल्ड बैंक पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध करवाता है इन देशों के अंदर, पीने के पानी के लिए ना। मुझे याद है जब हम 1991 में एमए क्लास में पढ़ते थे, तो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन, उनका नाम था शायद माइकल कैमडेसस तो नहीं, उनका लिविंग प्रिंसटॉन वो आए थे इंडिया में। और कि कहाँ आए थे, सौभाग्य की बात है कि उस दिन हम रोहतक में थे और वो वहाँ देवसर गांव में गए थे भिवानी के। तो उन्होंने वहाँ एक वाटर प्रोजेक्ट का निर्माण, वो फाउंडेशन रखा। वाटर प्रोजेक्ट का मतलब क्या, बहुत सारे इलाके में वहाँ लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं था। पीने का पानी तो अब भी उपलब्ध नहीं है, हमारे यहाँ जो पोर्टेबल वाटर है उसकी बहुत समस्या है। आप देखेंगे गांव के अंदर जो ज़मीन का पानी है जो हम लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो पानी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, क्योंकि हमें तो दिखता है, हम तो अपनी नज़रों से देख नहीं सकते पानी के अंदर कमी क्या है, लेकिन उसके अंदर जो सस्पेंडेड या उसके अंदर जो डिजोल्व्ड मटेरियल है, रॉक्स, वो कितनी खतरनाक है। हम उस पानी को पीते रहते हैं, हमारे दांत खराब रहते हैं, हमारी हड्डियां मुड़ जाती हैं। देखना आप किसी गांव के अंदर लोगों के अंदर एक पर्टिकुलर बीमारी होगी, या तो उस गांव के लोग झुके हुए होंगे या उसके गांव के लोगों के दांत खराब होंगे। जैसे कि आपको बता दूं मैं, कोई गांव है आपके पड़ोस में मारोत गाँव, वहाँ के लोगों के दांत हैं वो ड्यू टू they have taken for a long time the groundwater which may have fluorine element in excess, fluoride एलिमेंट है दैट इज इन एक्सेस, और ड्यू टू दैट वो उनका जो दांत है वो खराब है, उन लोगों के दांत हैं, हड्डियां मुड़ जाती, तो ये पानी पीने के लायक नहीं होता। तो इस प्रकार जो विकसित देश हैं, इन्होंने अलग विकसित देशों को सहायता की। फिर दूसरी बात, इनकी विशेषताएं क्या हैं इन गरीब देशों की? भाई विशेषताएं तो उसको देख के ही पता लग जाएगा। ये गरीब मुल्कों की विशेषताएं क्या हैं? अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो उनके पास संसाधनों की कमी है। सामाजिक तौर पर देखें तो वो उनके अंदर शिक्षा की कमी है, उनके विचारधारा है वो ट्रेडिशनल है, वो विभिन्न रूढ़ियों से ग्रसित हैं। उनके अंदर जो नए आइडियाज हैं उनको अपने अंदर धारण करने के में उनको प्रॉब्लम होती है। उनके अंदर डिफरेंट प्रकार के जो सामाजिक बंधन हैं, भेद हैं उन लोगों के बीच। आपको बताऊं मैं कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद
जबकि जर्मनी वाज द बोर्न ऑफ कंटेंशन इन दिस वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर झगड़ा की जड़ थी जर्मनी। तो जर्मनी, लेकिन आज वो फ्रीली मूव करते हैं, वो यूरोप के कंट्रीज, इटली, जर्मनी, एक देश का वीजा ले लो सभी में घूम गए। तो उन्होंने ये सीख लिया कि भाई लड़ाई में कुछ नहीं है, अपनी अच्छी जिंदगी जियो। लेकिन हम आज भी अफ्रीका, एशिया के कंट्रीज वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते ये रहते हैं। और उनको आज तक ये इतना समझ में नहीं आया कि जो आर्थिक व्यवस्था है, मतलब जो जिंदगी का मकसद है अच्छी तरह जीना, और वो अच्छी तरह जीने के लिए भाई हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमने आतंकवाद और इस प्रकार की चीज़ों को छोड़ के हमने विकास के मार्ग को अपनाना है। हम उत्पादन करें, हम एक दूसरे की सहायता करें और हम फ्रीली मूव करें, एक देश से दूसरे देश में जाएं। तो ये बात इनको समझ। तो ये जो गरीब देश हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनकी विशेषताएं हैं। अगर हम आर्थिक तौर पर देखेंगे तो इनके पास अर्थव्यवस्था, इनकी जो इनकम है वो लो है, जनसंख्या ज़्यादा है सामाजिक तौर पर देखें, और इनका जो तकनीकी स्तर जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जैसे इसने बताया कि अंडर डेवलप्ड कंट्री जो हैं उनके अंदर उनकी जो विशेषताएं हैं वो पर कैपिटल लो इनकम, ये हमने बार बार बात की है, बहुत कम इनकम होती है, लो लेवल ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज हैं। यहाँ कुछ लोग रिच भी हैं और कुछ मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो गरीब हैं, और आर्थिक असमानता है उनमें भी, गरीबों में भी और अमीर जो थोड़े बहुत हैं उनमें भी, यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी का मतलब रिलेटिव पॉवर्टी है, एक जैसे से लोग नहीं है, जैसे एक वर्ग। फिर है लो लेवल ऑफ लिविंग का लेवल का मतलब उनकी जो लेवल, यानी कि वो हाइजीनिक अच्छी बस्तियों में नहीं रहते, अच्छे भोजन अच्छा नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहनते। तो इसको यानी कि जो हाइजीनिक जो लाइफ की जो बेसिक चीज़ें हैं, साफ सुथरे रहना वो नहीं है। साफ सुथरे रहना और एजुकेटेड होना, जो लेटेस्ट नो हाउ टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानकारी होना, ये चीज़ें उनके पास नहीं है। चलो फिर हम यहीं क्लोज करते हैं, इसके बारे में इसको फिर हम कल देखेंगे हैं।